ये तो हमें मंजूर नहीं है ना। जब हम ब्रिटिश राज से भिड़ करके ट्रेड यूनियंस को लीगलाइज कराए, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट लिए हम लोग। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, 1 अप्रैल से बहुत कुछ देश में बदल जाता है। जहां पर एक तरफ देश के तमाम कर्मचारी इस उहापोह में, इस असमंजस में है कि वो यूपीएस लें कि एनपीएस में रहें, तो वहीं दूसरी तरफ यूनियन के लिए भी एक बड़ा खतरा कह लीजिए उनके लिए है, जिसको वो देख रहे हैं लेबर कोड्स के रूप में, जिस पर सरकार उसे 1 अप्रैल से लागू करने पर आमादा है। कहा यह जा रहा है कि जिन कर्मचारियों की आवाज यूनियनें आगे बढ़ाती हैं, उस यूनियन को एक तरह से उन पर जो कहिएगा आप शिकंजा कसने के लिए, जो लेबर कोड्स के विरोध में है, वो बताते हैं कि ये शायद उन यूनियंस का जो है उन पर शिकंजा कसने के लिए इस लेबर कोड्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सब बातों को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पर जो है देश भर के तमाम बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आज दिल्ली में इकट्ठा होंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जिसमें प्रमुख जो खबरें हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि शायद ये नेशनल स्ट्राइक का ऐलान भी कर सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर मैम से, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमरजीत मैम, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। शुक्रिया बुलाने के लिए। मैम, जो सुनने में आ रहा है कि आज देश के तमाम जो बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उनका कन्वेंशन हो रहा है दिल्ली में, और उसमें शायद आप लोग एक दिन के नेशनल स्ट्राइक का भी ऐलान कर सकती है। तो ये क्या खबर है और क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्यों सोच रहे हैं आप लोग? आप थोड़ा अगर बता पाए तो। देखिए, हमारे जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट होते रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर को और चाहे फाइनेंस मिनिस्टर को बजट के इश्यूज पे, या लेबर मिनिस्टर को, हमें रिस्पांस नहीं है। तो बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लेबर कोड्स के ऊपर हमारी कन्फ्रंटेशन लगातार गवर्नमेंट से चली है। इन्होंने जो प्रोसेस है हिंदुस्तान के अंदर, जो प्रेसिडेंस है, वो ये है कि किसी भी लेबर लॉ में चेंज करना है या नया लेबर लॉ लाना है तो ट्रेड यूनियंस को कंसल्टेशन में लिया जाता है, क्योंकि वो मेन स्टेक होल्डर्स है। तो वो एक प्रोसीजर होता है और उसके बाद एम्प्लॉयर्स के साथ भी गवर्नमेंट बात करती है और फिर ट्रापार्टाइट नेगोशिएशन में जाती है, और वो होती है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में अल्टीमेटली उस ट्राइपार्टाइट सिस्टम के अंदर उनके ऊपर बहस होने के बाद हम लोग किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम क्या हमें एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक फॉर्मल कंसेंसस डेवलप करने की बात होती है। लेकिन इस सरकार ने 4 लेबर कोड्स जो हैं वेब पेज पे डाले, उसकी ड्राफ्टिंग की स्टेज पे जो कंसल्टेशन करना चाहिए नहीं हुआ। वेब पेज पे डाले तो उनमें से पहला कोड जो डाला वेज कोड का, तो उसके ऊपर जो है हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन हुआ तो वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में गया। लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में जो भी ट्रेड यूनियंस ने अपने इश्यूज रखे, तो उन इश्यूज पे कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। जो वेब पेज पे कोड था उससे भी भद्दा और खराब कोड पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ट्रेड यूनियंस की कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद हमने कहा कि आपका ये प्रोसेस ही गलत है, जिस ढंग से कर रहे हो आप, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाओ। लेकिन गवर्नमेंट ने कोरोना का काल चुना। जब कोरोना में मजदूर बहुत परेशान थे, आप तो जानते हैं कि कैसे सड़कों के ऊपर घूमे थे माइग्रेंट वर्कर्स, और जॉब्स चली गई थी लोगों की, बहुत हताशा में थे। तो गवर्नमेंट ने वो समय चुना जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था कि आप बड़े प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि हमने तो भी प्रोटेस्ट किया, पर इन्होंने टाइम वो चुना। तो हम लोगों ने इनसे कहा कि अभी कोरोना काल में लेबर मिनिस्ट्री को और ट्रेड यूनियंस को मिलके काम करना चाहिए, ताकि वर्कर्स जो कष्ट में है उसको हम देख सकें, और आप इस पीरियड में लेबर कोड्स को लाने की बात मत कीजिएगा। पर गवर्नमेंट ने वही किया जो हमने कहा नहीं कीजिएगा। तो वो सितंबर 2020 में ये 3 लेबर कोड लाए। पर ये 3 लेबर कोड भी कब लाए? जब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जो है वॉकआउट पे थी। 3 जो किसानों के कानून थे उसके ऊपर जो हंगामा हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में, तो कुछ एमपीज डिसमिस कर दिए गए थे। तो सारी अपोजिशन कह रही थी कि उनको वापस करो,
और इसलिए वो बाहर थे। तो हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया जब हमें पता लगा कि ये कोड्स लेके आएंगे बाकी के 3, तो हमने कहा अब तो अपोजिशन भी बाहर है, तो यहां भी बहस नहीं होगी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, हमसे बायलैटरल टॉक भी नहीं हुई, तो ये आप बैकडोर एंट्री मत कीजिए इस तरीके से। पर गवर्नमेंट ने वही समय चुना और 3 कोड जबरदस्ती उस पीरियड के अंदर पास किए गए। फिर जो रूल फ्रेमिंग होती है उसका भी मजाक उड़ाया गया, उसमें भी फिजिकल प्रोसेस नहीं की गई, उसमें भी वीडियो कॉलिंग में ट्रेड यूनियंस को कहा 1 मिनट बोल लो, 2 मिनट बोल लो, तो ट्रेड यूनियंस को बायकॉट करना पड़ा। तो ये हमारी लगातार 2020 से प्रोटेस्ट चल रही है। और नवंबर 2020 में 26 नवंबर को जब किसानों ने कूच किया था पंजाब और हरियाणा और दूसरे राज्यों की तरफ से दिल्ली की तरफ कूच किया था, उसी दिन हमारी आम हड़ताल थी इन लेबर कोड्स के खिलाफ। तो ये 2020 से चलता हुआ मसला अब 2024 आते आते और फिर अब 2025 शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत बार इसको पुश करने की कोशिश की, लेकिन रूल फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, और हम लोगों ने लगातार इसका प्रोटेस्ट किया कि हम इन लेबर कोड्स को, ये प्रो एम्प्लॉयर हैं, ये एंटी वर्कर्स हैं, ये हमारे 150 साल की जो हमारी लड़ाई है इस देश के अंदर श्रम कानूनों को हासिल करने की, ब्रिटिश राज के टाइम से ऑनवर्ड्स जो हमारी लड़ाई है, जो हमने प्री इंडिपेंडेंस और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हासिल किया है, उस पे पानी फेरने का काम होगा। इसलिए हम ये लेबर कोड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको स्क्रैप करो, ये हमारी डिमांड लगातार है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, 2 महीने से लगातार लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ रहा है कि हम तो जी 1 अप्रैल से लागू कर देंगे, हम तो इनको लागू करेंगे, और इनडायरेक्टली भी बैकडोर से लेबर कोड लागू नहीं हुए बहुत से उसके प्रावधानों को थोपा जा रहा है वर्कर्स के ऊपर। तो हमारा स्ट्राइक का अधिकार छिन जाएगा, हमारी यूनियन बनाना कमजोर हो जाएगा, यूनियन की डी रिकॉग्निशन आसान हो जाएगी, डी रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स के ऊपर जितनी भी पनिशमेंट्स थी उनको डीक्रिमिनलाइजेशन के नाम पे गवर्नमेंट एक एक करके हटाती चली जा रही है, और एम्प्लॉयज के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर सजाओं को बढ़ा रही है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड को कमजोर कर रही है, माइग्रेंट एक्ट जो था उसको OSH में शामिल कर रही है, वेज की परिभाषा ही बदल रही है, और थ्रेशोल्ड चेंज कर रही है, 100 से 300 कर रही है। इसका मतलब है कि जो उस सेक्टर में पढ़ते हैं, उस स्लैब के अंदर पढ़ने वाले जो सेक्टर्स हैं, उसके 70% यूनिट्स जो बाहर हो जाएंगी लेबर कोड से। फिर हमारे जो है एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, उसमें 10 से 20 से 40 बिना पावर और पावर वाले, उनके बीच में जो सिचुएशन है उसको रेज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को जो लाइसेंस 20 एंड अबव वर्कर सप्लाई करेगा लेना पड़ता था, कंपल्शन थी, पीएफ काटना पड़ता था, पीएफ को जमा कराना पड़ता था, अगर वो वायलेट करेगा तो क्रिमिनल एक्ट उस पे हो सकता है। तो उस थ्रेशोल्ड को 50 तक ले जा रहे हैं। यानी ठेकेदारी प्रथा चलाओ, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन करो, और फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सेफ गार्ड भी नहीं करो। तो ये लेबर कोड्स बुनियादी तौर पे वर्कर का गला दबाने वाले हैं, यूनियंस को कमजोर करने वाले हैं। इसलिए बड़ा मुद्दा ये है, कल की जो आज की कन्वेंशन है उसका बड़ा मुद्दा ये है। और उसके साथ साथ मुद्दा है कि जितनी सैंक्शनड पोस्ट थी, इनके राज में आने पे 63 लाख सैंक्शनड पोस्ट थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, सेंटर और स्टेट्स में और पब्लिक सेक्टर में, इन्होंने भरी नहीं। अब उसमें से 13.5 लाख रह गई हैं, जो बाकी हैं वो लैप्स हो गई हैं, बिना भरे लैप्स हो गई हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल लेबर बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी संकट में है, फार्मर्स आंदोलन पे है, शहर की तरफ मजदूर आता है, गांव में तो संघर्ष से लड़के पिछली गवर्नमेंट्स के दौरान मनरेगा आ गया, और हम इस गवर्नमेंट से कह रहे थे कि आप अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी उस ग्रामीण जो योजना है उसके हिसाब से अर्बन एरिया में भी लगाओ, क्योंकि आप शहरों में देखिए किस तरीके से रात को सड़कों के किनारों पे मजदूर सोता है और सुबह कोई ना कोई काम ढूंढता है, बहुत दिक्कतें हैं। इसलिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो, सैंक्शन पोस्ट को भरा जाए, जो सैंक्शन पोस्ट लैप्स हुई उसको फिर से शुरू किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस किया जाए, क्योंकि यूथ का ये बहुत बड़ा दर्द है। हिंदुस्तान यंग है,
35% पॉपुलेशन इसकी 65% से के आसपास है। 35% से 35 साल से नीचे के जो जनसंख्या है वो 65% के आसपास है। तो यंग इंडिया है, और यंग इंडिया में यूथ हमारा जो फ्यूचर वर्कर है वो अनएम्प्लॉयड है। तो हमारा ये एम्प्लॉयमेंट भी इश्यू है, रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी इश्यू है, और लेबर कोड जो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज ये इस देश की बैकबोन है। इनके चलते ही प्राइवेट सेक्टर भी जिंदा रह पाता है, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर को पीट रहे हैं और नए नए रास्ते निकाल रहे हैं उसको बेचने के, उसका निजीकरण करने के। जब सीधे हमने विरोध किया, नहीं कर पाए, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ले आए हैं, उसके जरिए से हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में फेंकने का इनका जरिया चल रहा है। इसलिए इस सारी सिचुएशन में हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, लड़ाई ही तो हमारा एक साधन होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारा साधन होता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ये छीन लेना चाहते हैं, लड़ना हमारा हथियार है, उसमें यूनियंस को कमजोर करना चाहते हैं, हड़ताल हमारा आखिरी हथियार होता है, उसको ये छीन लेना चाहते हैं। तो लड़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए इस कन्वेंशन में बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन फोकस्ड बात होगी कि गवर्नमेंट अगर इन लेबर कोड्स को जबरदस्ती लागू करने के रास्ते पे बढ़ी हुई है तो हम उस पे रेजिस्टेंस दिखाएंगे ही, और जरूरत पड़ेगी तो हड़ताल के ऊपर भी जाएंगे ही। तो इन मुद्दे ये तो थे, मतलब मुद्दे थे जिन पर की कन्वेंशन हो रहा है, जिस पर देश के तमाम बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है उनके नेता इकट्ठा होंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर इस पर अगला कदम क्या होना चाहिए। तो नेशनल स्ट्राइक की संभावना कितनी है, इस पर आप लोग कितना ये कर सकते हैं? देखिए, जो मेजर यूनियन जो सेंट्रल हैं वो 11 हैं। अच्छा। उन 11 में से बीएमएस को छोड़ के बाकी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन सारी की सारी इस प्लेटफॉर्म में है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर उसके साथ साथ बैंक्स, इंश्योरेंस, पोर्ट एंड डॉक, रेलवेज, डिफेंस सेक्टर, पेट्रोलियम, स्टील सेक्टर, कोल सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो, और पब्लिक सेक्टर सर्विसेज, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, इंश्योरेंस और दूसरे एजुकेशन के, हॉस्पिटल्स के अदारे, जितने भी अदारे हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब मिला के, इन सब की यूनियंस के लीडर्स आएंगे। इसलिए ये सिर्फ बात कहने की नहीं है, ऑल ऑफ देम विल बी देयर। इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन वालों ने अपनी हड़ताल रखी हुई है 26 जून की, क्योंकि ये स्पीड मीटर लगा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा विरोध है, और बिजली का ये निजीकरण करना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा विरोध है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ने फैसला किया है जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की कॉल होगी उस दिन भी वो हड़ताल पे जाएंगे। बैंक्स वालों की इसी 24-25 को हड़ताल है, लेकिन बैंक यूनियंस ने कहा वो हमारे अपने मुद्दों पे हड़ताल है, जो पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का एजेंडा उसको लेके हम जो डेट आप तय करोगे हम हड़ताल पे जाएंगे। यही आह्वान डिफेंस सेक्टर से आया है। डिफेंस सेक्टर की फेडरेशंस ने भी कहा है कि हमारे को जबरदस्ती कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर रहना चाहिए, इसको कॉर्पोरेटाइज नहीं करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए वो भी जो डेट तय होगी उस पे हड़ताल की बाकायदा बैलेट लेंगे, उनको बैलेट लेना पड़ता है, तो वो बैलेट लेंगे। इस तरीके से एक एक करके हर सेक्टर जो है मैदान में उतर रहा है, और उसका सिग्नल है कि जो भी डेट हम आज तय कर देंगे कन्वेंशन में वो उस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। तो इट इज नॉट ओनली कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कॉल कर रही है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के तहत जितनी फेडरेशंस हैं, चाहे आंगनवाड़ी की हैं, चाहे आशा वर्कर्स की हैं, चाहे मिड डे मील वर्कर्स की हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हैं, बीडी वर्कर्स की हैं, बहुत सारे सेक्टर्स की फेडरेशंस हैं, वो सब इसमें हिस्सा लेंगी। और जो इंडिपेंडेंट सेक्टोरल फेडरेशंस या एसोसिएशंस हैं जिनके मैंने जिक्र किए वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसलिए हमारा हड़ताल का इस आज की कन्वेंशन में डिस्कशन होगा, उस पे एग्रीमेंट होगा, तो डिक्लेरेशन में हड़ताल की भी डेट अनाउंस की जाएगी। मतलब एक तरह से आपने ये बताने की कोशिश की कि पूरे देश में जितने भी संगठन है
उन्होंने आपको एक तरह से रजामंदी दे दी है कि हड़ताल पे हम जाने को तैयार हैं, बस आप डेट तय कीजिए। मैम, आप बताने बातचीत के क्रम में एक चीज बता रही थी कि देश में मेजरली 11 ट्रेड यूनियंस है, जिसमें कि एक जो है बीएमएस आपके साथ नहीं है। बीएमएस शायद भारतीय मजदूर संघ की बात आप कर रही थी, वो क्यों नहीं साथ आपके? जी, देखिए, पहले तो हमारे 11 के 11 यूनियंस ही एक सिंगल प्लेटफॉर्म में होते थे, जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और जी 2009 से ये प्लेटफॉर्म कलेक्टिवली काम कर रहा है, जिसमें बेसिकली बहुत सारे इश्यूज के साथ साथ अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर था। तो उन सारे मुद्दों पे हम हमेशा एक साथ थे, और तब भी हम बोलते थे कि लेबर लॉज में हम एंटी वर्कर्स चेंजेस नहीं आने देंगे। तो उसमें बीएमएस, वो 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस में हम सब साथ थे। 12वीं तो नॉन एंटिटी है, वो कोई ज्यादा नहीं, 2-3 स्टेट्स के अंदर उनकी यूनियन, सब मेजर 11 कहलाती हैं। तो हम लोग जब 2015 में हड़ताल का निर्णय लिया कि हमारे जिस एजेंडा के ऊपर, उससे पिछली गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जिसके तहत हमारे एजेंडा के ऊपर चर्चा किया गया था। तो जब नई गवर्नमेंट आई तो हमने कहा कि ये भी मिनिस्टर्स को डिप्यूट करे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो ट्रेड यूनियंस के साथ बात करके जिस एजेंडा पे चर्चा चल रही थी पिछली गवर्नमेंट से, वो इस गवर्नमेंट के साथ चर्चा हो। तो इस गवर्नमेंट ने वो कमेटी बहुत हमारी लड़ाई के बाद बनाई, पर जब उनके साथ हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम तो आपकी इन मांगों के ऊपर, ये तो पॉलिसी मैटर है, हम कोई विचार नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर हमने स्ट्राइक का फैसला लिया। हमारे स्ट्राइक के फैसले में बीएमएस शामिल थी। तो जब पूरे देश में प्रिपरेशन हो गई तो अल्टीमेटली 2 दिन पहले बीएमएस ने फैसला लिया कि वो हड़ताल पे नहीं जाएंगे, और वो हड़ताल पे नहीं गए, और हम सब बाकी लोग हड़ताल पे गए। तो उस हड़ताल के बाद से बीएमएस इस प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन से बाहर रहा। जब हम लोगों ने चाहा कि उनके साथ रीनेगोशिएट करें कि वो ज्वाइन करें और हम लोग इकट्ठा रहे ट्रेड यूनियन फ्रंट पे, तो उनका एक ही कहना था कि भाई सिर्फ बातचीत करो, एक्शन नहीं करो, हड़ताल नहीं करो। तो अब हड़ताल तो हमारा एक हथियार है, और हम रोज रोज हड़ताल का शौक नहीं रखते हैं। हम तो नहीं चाहते कि वर्कर्स के डे जाएं, और हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जब हड़ताल पे जाते हैं उनकी एक दिन की पगार कटती है, और उनकी तो एक दिन की पगार बहुत ज्यादा होती है। तो हम तो नहीं कहते कि हड़ताल पे जाए वर्कर, जिसकी दिहाड़ी मारी जाती है, जो दूसरा असंगठित मजदूर है उसकी तो दिहाड़ी मारी जाती है ना। तो हम हड़ताल एक लास्ट वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बीएमएस का कहना था कि हड़ताल से नीचे बाकी कुछ करो, तो वो हो नहीं पाया। चूंकि हमने तो उसके बाद बहुत सी हड़तालें की, 2016 में भी हड़ताल की, 2017 में महापड़ाव किया, 2018 में हड़ताल की, 2019 में हमने हड़ताल की, और 2017 में 18 में तो 2 दिन की हड़ताल की, 2019 में हड़ताल की, फिर 2020 में कोरोना पीरियड में हमने हड़ताल की, उसके बाद 2022 में हमने हड़ताल की, और अब हम हड़ताल की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एजेंडे को तेज भी किया है, महंगाई भी बढ़ाई है, बेरोजगारी भी बढ़ाई है, और उसके साथ साथ सैंक्शन पोस्ट खत्म कर दी है, और फिर ट्रेड यूनियंस का गला दबाने के लिए आप जबरदस्ती लेबर कोड लागू कर देना चाहते हैं। तो ये तो हमें मंजूर नहीं है ना। जब हम ब्रिटिश राज से भिड़ करके ट्रेड यूनियंस को लीगलाइज कराए, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट लिए हम लोग, 1922 में हम माइंस एक्ट लिए, 1923 के अंदर हम कंपनसेशन एक्ट लिए, 1861 में हम फैक्ट्री एक्ट लिए। उस फैक्ट्री एक्ट में इंप्रूवमेंट्स कराया, ब्रिटिश पीरियड के दौरान कई बार उसमें इंप्रूवमेंट कराया। ब्रिटिश राज में ही हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ले लिए 1935 के अंदर। तो जब हम इस सारी सिचुएशन में ट्रेड यूनियंस ने अपने वर्कर्स के लिए लड़ा, देश की आजादी के लिए भी लड़ा। हिंदुस्तान के अंदर एआईटीयूसी के बनने से पहले 1920 में जो पहला सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बना, 1947 तक अकेला ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन था। तो 1920 में बनने से पहले और 1920 में बनने के बाद देश के आजादी के आंदोलन में वर्कर की पार्टिसिपेशन कराया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हम लोगों ने रोल अपना अदा किया। तो इस सारी सिचुएशन में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी इतना पीसफुल नहीं था लेजिस्लेशन लेना। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला उसको जमीन पे उतारने के लिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से लॉज लेने के लिए हमें लड़ना था सड़कों पे।
उसके बाद ही हमें बहुत सारे और फर्दर लेजिस्लेशन। अब इतने संघर्षों के साथ जो लेबर्स के लिए हमने लॉज लिए हैं, कानून लिए हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं ली है, ये सरकार अगर उस पर पानी फेर देना चाहती है और यूनियंस लड़ती हैं, तो इसलिए यूनियंस को कमजोर करो ताकि उनके लिए लड़ नहीं पाए वर्कर्स के लिए। अगर ये सरकार का एजेंडा है, तो जब हम अंग्रेजी राज से लड़ सकते थे, हिंदुस्तान की जितनी हुकूमतें आई उनके लिए भी हम लड़े अपने हकों के लिए, तो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी और भी ज्यादा मजबूती से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए लड़ाई तो होगी। जी मैम, आपने बिल्कुल ये जो एजेंडा है उसके बारे में आपने स्पष्ट तौर पर बताया कि आखिर आज जो दिन में कन्वेंशन, जिसमें देश भर के तमाम बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेता जमा होंगे, और जो एक आप जिसने आपके लेबर कोड्स के बारे में बताया, जो कि इतने कह रहे हैं कि इनमें जो प्रोविजंस है वो इतने हार्श हैं, कर्मचारियों के लिए तो हैं ही, लेबर्स के लिए हैं ही, लेकिन यूनियन के लिए भी है, जो कि जिनको आवाज उठाना शायद भारी महंगा पड़ जाए। तो इसको लेकर तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आपने कहा था कि बीएमएस इसमें क्यों नहीं है, तो ये तो मैंने बताया कि 2015 से वो बाहर है। अब लेबर कोड्स के ऊपर बीएमएस कह रही है कि 2 लेबर कोड ठीक है तो 2 ठीक नहीं है। तो लेबर कोड्स पे भी बीएमएस की पूरी सहमति नहीं है सारे लेबर कोड्स के ऊपर। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ऐड करना चाहती हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आम जनमानस के मुद्दे हमने उठाए हैं, शिक्षा के मुद्दे, इलाज के मुद्दे, जो वर्कर का भी होता है और जो मजदूर की श्रेणी में नहीं आता है, अपने स्वतः रोजगार में कहीं कुछ कर रहा है या दूसरे काम धंधों में है, उनका इशू भी हम उठा रहे हैं। और हमारा जो छोटा सेक्टर है, ये जो एमएसएमईज का है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, ये है मेजर जॉब गिवर्स, और ये सरकार एमएसएमईज को पीट रही है और कॉरपोरेट घरानों को बढ़ा रही है। और हम देख रहे हैं कि लगातार इनइक्वालिटी इतनी भयंकर हो रही है कि जो रोजगार देने वाले क्षेत्र है उनको पीट रहे हो, और जहां रोजगार मिल रहा था वहां तुमने देना बंद कर दिया, और कॉरपोरेट घरानों की लूट को तुम बढ़ाते चले जा रहे हो। तो ये केवल मजदूर का ही दुख नहीं है, किसान का भी दुख है, क्योंकि किसान की जमीन और हमारे पब्लिक सेक्टर की ह्यूज जमीन है, इलेक्ट्रिसिटी के पास, हमारे डिफेंस सेक्टर के पास, हमारी टेलीकॉम सेक्टर के पास ह्यूज लैंड है, रेलवे ट्रैक्स की बगल में ह्यूज लैंड है। उस सारे को आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इस पूरे खेल के अंदर बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बेनिफिट्स है और कॉमन मैन के लिए सारे बेनिफिट्स छिन रहे हैं। और ट्रेड यूनियंस अपने मजदूर की आवाज के साथ साथ किसान की आवाज में भी हाँ में हाँ मिलाती है और आम जनमानस की भी बात करती है। इसलिए सरकार को लगता है कि इनका गला दबाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बीएमएस के साथियों से भी, बल्कि आप ही के इस चैनल के जरिए से अपील करना चाहेंगे कि आप कह रहे हो कि 2 कोड खराब है, 2 ठीक है, लेकिन जिन 2 कोड्स को आप ठीक कह रहे हो उसको ध्यान से देखिए, वो भी हमारे मिले हुए अधिकारों को छीनते हैं। आप कह रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के कोड, वो तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो सोशल सिक्योरिटी का बिल बना, कानून बना था, उसको रद्द कर रहा है वो कोड। तो वो कहां से हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे मिले हुए सोशल सिक्योरिटी के जितने भी हमारे वेलफेयर बोर्ड्स हैं उनको इसी कोड में डंप किया जा रहा है और बताया नहीं जा रहा फाइनेंस कहां से आएगा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो वो भी ठीक नहीं है। और इन साथियों ने कहा कि कोड ऑन वेजेस ठीक है, कोड ऑन वेजेस ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है। वेज की डेफिनेशन बदली जाएगी, शेड्यूल को उड़ा दिया गया है। आप जिस आधार पे मिनिमम वेज के इश्यू पे लड़ते थे वो आधार खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी तो बीएमएस के साथियों से अपील है कि आप कह रहे हो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड और इंडस्ट्रियल कोड ठीक नहीं है, तो बहुत वेलकम है आपका। आप कह रहे हो 2 दूसरे कोड ठीक है, तो हमारा आपसे कहना उसमें फिर से झांकिए और उसको देखिए, और आप हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाइए कि सरकार इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाए। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में इन कोड्स को साइड में रख के बात करें ट्रेड यूनियन से। स्टेक होल्डर्स हैं हम, 57 करोड़ लेबर फोर्स है हिंदुस्तान में, जिसमें से सिर्फ 4-5 करोड़ के आसपास है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट। बाकी कौन है? 53 करोड़ के आसपास जो मजदूर है, उसके ऊपर तो लेबर लॉज का पहले ही कुछ लागू नहीं होता है।
तो आप जो थोड़ा बहुत सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिलके उनका प्रोटेक्शन करती हैं इन लेबर कोड्स में चेंजेस लाके, लेबर कोड्स के जरिए से आप उन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को पंगु बनाना चाहते हैं जो इस असंगठित बेसहारा मजदूर की आवाज बनते हैं। इसीलिए हमारा ये जो दर्द है, ये लेबर लॉस तो अभी सब पे लागू ही नहीं है, और जिन पे लागू नहीं है उनको तो बिल्कुल ही बेसहारा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन जहां ये लेबर लॉस लागू करवा पा रही है वहीं आप खत्म कर देना चाहते हैं। तो आप इस देश के जो 57 करोड़ मजदूर है, जिनमें से मैरिड हैं और जिनकी फैमिलीज हैं, उन सबको मिलाएं तो आप 100 करोड़ पॉपुलेशन के साथ सरकार टक्कर ले रही है, मैं ये कहूंगी फैमिलीज समेत। इसलिए चंदन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप इस मुद्दे पे आज हमसे बात कर रहे हैं, और हम आपको अश्योर करते हैं कि जो हम निर्णय लेंगे वो जमीन के ऊपर उतर करके कलेक्टिवली हम उसको पूरा करेंगे, और बीएमएस से भी कहेंगे आप आ जाओ, शामिल हो, वो यहाँ पर मजदूर की आह मत लो आप। जी अमरजीत मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। चूंकि आज आपकी मीटिंग और आपको मीटिंग में भी जाना है, लेकिन उससे पहले आपने समय निकाला और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बात की। और हम उम्मीद करते हैं, जैसा आप बार बार जोर दे रहे थे, कि बीएमएस के साथी भी आपकी बात सुने और आपके इस जो आपका नेशनल मूवमेंट है उसमें आपके साथ आए लेबर कोड के मसले पर। तो खैर, दिन में कन्वेंशन है, तो आगे जो भी अपडेट होगा हम उस पर आपको और अपडेट करेंगे साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।